नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। खास पेशकश में बात भूपेश बघेल की। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता और सरकारी नुमाइंदे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा अगर बात करें तो कई विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। फरवरी 2023 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महाअधिवेशन से पहले ही ईडी ने प्रदेश में 14 जगहों पर छापेमारी की। अब उस समय भी कई बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। बीते सालों की अगर बात करें तो कई कांग्रेस के नेता है और सरकारी नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और पूछताछ भी हुई है, जिससे प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताती है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करार देती है। अब कांग्रेस इसे जनता के बीच बड़ा मुद्दा बताने की कोशिश करती है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के रूप में पेश करने की तैयारियों में है। राजनीतिक बयानबाजों और आरोप प्रत्यारोप के बीच यह भी जानना जरूरी है कि अब तक ईडी ने प्रदेश में किन किन मामलों में कार्रवाई की है। ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। भूपेश बघेल मार्च 2025 में रायपुर स्थित निवास पर ईडी की छापेमारी हुई। कवासी लखमा दिसंबर 2024 में ईडी ने रायपुर स्थित निवास पर छापा मारा। हरीश कवासी सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के निवासी पर भी छापेमारी। राजू साहू सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के निवास पर ईडी की जांच हुई। सुशील ओझा रायपुर में कांग्रेस नेता सुशील ओझा के निवास पर ईडी ने छापा मारा। मलकी सिंह गेंदू फरवरी 2025 में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पर ईडी ने समन भेजा। राम गोपाल अग्रवाल कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष के निवास पर ईडी की कार्रवाई हुई। देवेंद्र यादव भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर छापेमारी हुई। आरपी सिंह प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह के निवास पर छापा मारा गया। सन्नी अग्रवाल भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष के निवास पर ईडी पहुंची। गिरीश देवांगन खनिज विकास निगम के तत्कालीन अध्यक्ष के निवास पर ईडी ने जांच की। चंद्रदेव राय सारंगगढ़ के तत्कालीन विधायक चंद्रदेव राय के निवास पर भी ईडी की कार्रवाई। विनोद वर्मा अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा के निवास पर ईडी ने छापा मारा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं और सरकारी नुमाइंदों पर ईडी ने छापे मारे थे। इनमें कई विधायक और संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं। इससे राज्य की राजनीति में बड़ा असर पड़ा है। मार्च 2025 में भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास पर ईडी की छापेमारी हुई। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति बताया। दिसंबर 2024 में ईडी ने कवासी लखमा के रायपुर स्थित निवास पर छापा मारा। कवासी पर 2020-2022 के बीच शराब घोटाले में करोड़ों कमीशन लेने का आरोप है। कवासी लखमा के बेटे और सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी लखमा के निवास पर भी ईडी की छापेमारी हुई। सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के निवास पर ईडी की जांच हुई। रायपुर में कांग्रेस नेता सुशील ओझा के निवास पर ईडी ने छापा मारा। ओझा कवासी लखमा के करीबी माने जाते हैं। फरवरी 2025 में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पर ईडी ने समन भेजा और कांग्रेस के महामंत्री मलकी सिंह गेंदू को पूछताछ के लिए बुलाया था। कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के निवास पर ईडी की कार्रवाई हुई। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर भी छापेमारी हुई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह के निवास पर छापा मारा गया। भवन और अन्य सन्य निर्माण कर्मकार मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल के निवास पर ईडी पहुंची। खनिज विकास निगम के तत्कालीन अध्यक्ष गिरीश देवांगन के निवास पर ईडी ने जांच की। सारंगगढ़ के तत्कालीन विधायक चंद्रदेव राय के निवास पर भी ईडी की कार्रवाई हुई। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा के निवास पर ईडी ने छापा मारा।
कार्रवाई के बीच दोपहर में ईडी ने नोट गिनने की मंगाई गई मशीन। ईडी की कार को समर्थकों ने रोका, नारेबाजी करते हुए पथराव किया। कार को रोकने के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई है झड़प भी। भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर तैनात बड़ी संख्या में फोर्स। भूपेश बघेल के घर के बाहर समर्थकों की भीड़। कार्रवाई का विरोध। भूपेश पर ईडी के एक्शन पर कांग्रेस विधायकों का सदन में प्रदर्शन। सदन में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी। गर्भगृह पहुंचने पर सस्पेंड होने के बाद गांधी प्रतिमा के पास धरने बैठ गए विधायक। ईडी ने फरवरी 2023 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन से पहले 14 स्थानों पर छापेमारी की थी। उस समय भी कई बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जिनमें प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह, तत्कालीन खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन, तत्कालीन सारंगगढ़ विधायक चंद्रदेव राय, तत्कालीन भवन कर्मकार मंडल अध्यक्ष सनी अग्रवाल शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की। ये जांच करीब 10 घंटे तक चली। टीम के जाने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी की टीम अपने साथ 32 से 33 लाख रुपए और दस्तावेज ले गई है। इसमें मंतूराम केस की पेन ड्राइव भी है। इससे पहले करीब सुबह 8 बजे भूपेश और उनके बेटे चैतन्य के भिलाई 3 पदम नगर स्थित घर पर 4 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची थी। दोपहर में कार्रवाई के बीच नोट गिनने और सोना जांचने की मशीनें भी मंगाई गई। इस बीच ईडी की कार पर बाहर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। कार्यकर्ता और पुलिस की झड़प भी हुई। इस घटना की कुछ घंटे बाद रात 10 बजे ईडी की अधिकारी सुरक्षा कर्मी को लेकर पुरानी भिलाई थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई। इस पर कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुशील उर्फ सन्नी अग्रवाल समेत 25 और लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, रास्ता रोकने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर हुई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुंचने पर विपक्ष के सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। विरोध में सदन से बाहर निकलकर कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। जांच के दौरान भिलाई के पदम नगर स्थित भूपेश बघेल के घर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रदेश के गृह मंत्री सवालों से घिरे हुए हैं। विधानसभा में सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। भूपेश बघेल समर्थकों को लेकर कहा कि यहाँ पहुंचे और मेरा समर्थन करने के लिए सभी का धन्यवाद। मलकियत गेंदू से जब पूछताछ हो रही थी तब मैंने कहा था कि अगला घर किसी का भी हो सकता है, देखिए अगला नंबर मेरा ही हो गया। ऐसे में सभी को एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। भूपेश बघेल ने बताया कि अखबार पढ़ रहा था और चाय पी रहा था, तभी ईडी की टीम आई। मैंने उनसे कहा कि उनका स्वागत है। मैं तो महीनों और सालों से उनका इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी, 3 बेटियां, बेटा, बहू, पोते और पोतियां यहाँ रहते हैं। हम खेती करते हैं। इस संयुक्त परिवार में हम 140 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। हमारे पास वही था जो हमने घोषित किया था। उन्होंने इसकी जांच की। पत्नी, बेटे, बहू और बेटियों से कुल 33 लाख नगद मिली। हम खेती भी करते हैं और डेयरी भी चलाते हैं, इसमें स्त्री धन भी शामिल है। इस दौरान ऐसा माहौल बनाया गया कि नोट गिनने वाली मशीनें लाई गई। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी रकम है। ये साफ है कि अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। कवासी लखमा ने सवाल पूछे और ईडी उनके आवास पर थी। 8 दिन में ही जेल हो गई। मैंने विजय शर्मा से गरीबों के लिए आवास के बारे में पूछा। चौथे दिन ईडी मेरे आवास पर आ गई। अभी तक हमको तो पता ही नहीं है कि किस मामले में गए। घर में गए तो सबसे पहले मेरे कमरे में गए। दोनों मतलब बच्चे लोग रहते हैं, वहां गए, मेरे यहाँ आए। तो मैंने पूछा कैसे? मैं तो चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, मैं पहचानता नहीं था। बोले हम लोग ईडी वाले हैं। अच्छी बात, आइए बैठिए। मैं तो पिछले 2-3 साल से इंतजार कर रहा था, आप आने वाले हैं, आज आइए आप। उसके बाद जो आहूजा जी हैं, वो बच्चे
जहाँ रहते हैं वहाँ चले गए, और यहाँ मैं था वो 3 अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैं पूछा कि तुम लोगों के पास सर्चिंग वारंट है? उनके पास था नहीं, तो दौड़े दौड़े फिर गए आहूजा जी के पास। आहूजा जी आ नहीं रहे थे, पता नहीं कुछ बात कर, मैं तो उनके साथ बैठा था। तो मैंने पूछा आप लोग ईडी वाले हैं कि नहीं हैं? तो फिर आई कार्ड निकाल के देखा ईडी वाले हैं। अच्छी बात है, तो इतना देर क्यों लग रहा सर्चिंग वारंट लाने में? फिर आहूजा जी आए और उन्होंने कहा कि हमको 1/7 का सर्च करने का आदेश मिला है, और ये जहां आप निवास कर रहे हैं वो दूसरा ब्लॉक है। देखो, भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता, न मरने से डरता। मुझे कोई क्या डराएगा? समझे ना? बहुत हम लोगों ने देखा है, झीरम घाटी में हमारे नेता शहीद हुए हैं, उस दिन से मौत का खौफ खत्म हो गया है। और षड्यंत्र पूर्वक हराते हैं, हम जानते हैं षड्यंत्र पूर्वक हराते हैं, तो हारने की भी डर नहीं है, मरने की भी डर नहीं है। ये मुझे क्या डराएंगे? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस नेता भाजपा और प्रदेश सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि ईडी का छापा केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध को उजागर करता है। भाजपा ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं को डराने और दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, चारों तरफ से घिरी हुई भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर लिस्ट फ्रॉड से भटकाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड करवा दी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सभी कांग्रेस जन भूपेश बघेल के साथ है और इससे डरने वाले नहीं है। बापू के मार्गदर्शन, सत्य, अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। इस संघर्ष को परास्त करके रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की राजनीति अब जांच एजेंसियों के सहारे चल रही है। 7 साल पुराने झूठे केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो अब दुर्भावना से ईडी को मोहरा बना दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई लोकतंत्र की सीधी हत्या है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। हम सब एकजुट होकर इस लोकतांत्रिक लड़ाई को लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं। वहाँ उनका जिस तरह स्वागत हुआ है, उनकी धमक से भाजपा डरी हुई है। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। कभी भी लोकतंत्र में इस तरह अपने विरोधियों के साथ बर्ताव नहीं होना चाहिए। ये तो जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के कारण भूपेश बघेल और उनके परिवार के खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है, वो पूरा देश निंदा कर रहा है। और हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि ये देश हमारा है, यहाँ संविधान की रक्षा होनी चाहिए। संविधान के जितने भी बड़े बड़े संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का दुरुपयोग किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ करता था, पहले ज़माने में कुछ आपसी मतभेद नहीं होते थे, राजनीतिक द्वंद्व नहीं होता था, मगर इस तरह के उदाहरण कभी आपको देखने को नहीं मिले होंगे। एक साथ रहते थे, जब लड़ाई होगी, चुनाव होगा, तब हम आपके आमने सामने होंगे, और जब लड़ाई नहीं होगी तो हम आपके साथ काम करेंगे, ये भावना होती थी। आज वो देशपूर्ण भावना चल रहा है।
पूरा देश जानता है कि पिछले 5 सालों में किस तरह से माफिया राज चलाकर बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया। ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक था कि गांधी परिवार का छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया गया था। आज ये सवाल उठा रहे हैं भाई, विधानसभा में प्रश्न तो 20 विधायक कांग्रेस के पूछते हैं, उमेश पटेल जी भी पूछते हैं, लखेश्वर बघेल जी भी पूछते हैं, अनिला भेड़िया जी भी पूछती हैं, कुंवर सिंह निषाद जी भी पूछते हैं, अनेकों विधायक प्रश्न पूछते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं। कार्रवाई तो उस पर होगी जिन्होंने घोटालों को अंजाम दिया है, और पूरा देश जानता है कि पिछले 5 सालों में किस तरह से माफिया राज चलाकर बड़े बड़े घोटालों को कांग्रेस के नेताओं ने अंजाम दिया, और आज उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने घोटाले किए। आपने सर और जो ईडी के ईडी की जो भी कार्रवाई होती है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होते हैं। तो अनर्गल राजनीतिक आरोप लगाना विपक्ष को शोभा नहीं देता। कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी लगातार होता जा रहा है। लोग जो जेल के सलाखों के पीछे गए हैं उनको जमानत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि माननीय कोर्ट उसका निर्णय करती है, न्यायालय उसका निर्णय करती है, और उनके खिलाफ में साक्ष्य हैं, इसलिए उनको आज इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करार दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सबको मालूम है कि कांग्रेस की 5 साल रिटेल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सबको मालूम है कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार में कई तरह के स्कैम हुए, जिसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही है। कई लोग जेल के अंदर है और कई जेल जाने की तैयारी में है। उसी के चलते ईडी की जांच हो रही है। इसमें प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है। राजनीतिक दुर्भावनावश कार्रवाई का आरोप लगाना सही नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। ईडी एक स्वतंत्र जांच समिति है जो अपने सोर्स के आधार पर कार्रवाई करती है। अगर किसी किस्म का कोई दोष पाया जाएगा तो निश्चित दोषी करार होंगे, और जब कुछ नहीं किया तो फिर डर नहीं होना चाहिए। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट बता रही है कि भ्रष्टाचार में उनका हाथ है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूरा देश जान रहा है कि भूपेश के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कई बड़े घोटाले हुए हैं, जिनकी जांच चल रही है, चाहे वे कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला, महादेव एक्ट या फिर डीएमएफ घोटाले का मामला हो। ऐसे बड़े घोटाले के समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं कि करीबी लोग गिरफ्तार है और मामला भी चल रहा है। ये राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि ईडी की कार्रवाई का हिस्सा है। अगर घोटाले में उनकी भूमिका नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद और निराधार है। देखिए, सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए, और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। जिस तरह से आरोप की भावनाओं से हो रहा है, सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी। इसी दौरान पूरे दिन बघेल के निवास के सामने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। दूसरी ओर सुबह से रात तक राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी रहा। कांग्रेस ने इस कार्रवाई के विरोध में पूरे प्रदेश में पुतला दहन करने की घोषणा कर दी। इससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारियों में है। अब कांग्रेस ने इसे जनता के बीच बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिशें की है और करती हुई दिखाई भी देती है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के रूप में पेश करती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दिल्ली जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग से प्रभावित पीड़ितों और उनके जो सही हकदार है उन लोगों को 13 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति लौटा दी गई है। ये राशि कमल कालरा मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें फर्जी लेन देन करके विदेश कंपनियों को बड़ी कह सकते हैं कि मोटी रकम भेजी गई थी। ईडी की जांच में ये सामने आ चुका है कि इस घोटाले में कई फर्जी कंपनियों और बैंक खातों का इस्तेमाल करके विदेशों में पैसा भेजा गया। कमल कालरा और उनके साथियों ने फर्जी कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपए विदेशों में ट्रांसफर किए और उन्हें इलीगल तरीके से इस्तेमाल में लाया गया।
अब इस मामले में जो जानकारियां मिली है वो ये बताया जा रहा है कि लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। 13 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि के सही दावेदारों और उनके पीड़ितों को ये लौटा दिया गया है। ईडी की जांच में आया सामने फर्जी लेन देन कर विदेशी कंपनियों को भेजी गई बड़ी रकम। कमल कालरा मामले से जुड़ी थी फर्जी लेन देन की ये राशि। घोटाले में कई फर्जी कंपनियों और बैंक खातों का इस्तेमाल। फर्जी कंपनियों और बैंक खातों से विदेशों में भेजा गया पैसा। कमल कालरा और उनके साथियों ने करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए। इस मामले में कुर्क की गई थी 69 करोड़ रुपए की संपत्तियां। सही दावेदार और पीड़ितों को लौटाई 13 करोड़ 58 लाख की राशि। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की जांच में फर्जी डॉक्यूमेंट्स, संदिग्ध बैंक खातों, ट्रांजैक्शन मिले। ईडी की जांच से सामने आया कि फर्जी लेन देन कर विदेशी कंपनियों को बड़ी रकम भेजी गई थी। ये राशि कमल कालरा मामले से जुड़ी थी। इस घोटाले में कई फर्जी कंपनियों और बैंक खातों का इस्तेमाल कर विदेशों में पैसा भेजा गया। कमल कालरा और उनके साथियों ने फर्जी कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए विदेशों में ट्रांसफर किए और उन्हें इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस मामले में 69 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई थी, जिनमें से 13 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि सही दावेदारों और पीड़ितों को लौटा दी गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत इस मामले की गहन जांच की। जांच में फर्जी डॉक्यूमेंट्स, संदिग्ध बैंक खातों और विदेशी ट्रांजैक्शनों की पहचान की गई। ईडी की कार्रवाई 69 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की, सभी संदिग्ध बैंक खातों की जांच की, 13 करोड़ 58 लाख सही हकदारों को लौटाए, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का संदेश। ईडी ने इस कार्रवाई के तहत 69 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की। इस दौरान सभी संदिग्ध बैंक खातों की जांच की गई। इसके बाद 13 करोड़ 58 लाख रुपए सही हकदारों को लौटाए गए और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का संदेश भी दिया गया। ईडी ने कहा कि ये कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संदेश है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ितों को उनका हक दिलाना और अपराधियों को कानून के कटघरे में खड़ा करना ईडी की प्राथमिकता है। इस मामले में सही हकदारों को पैसे वापस मिलने से पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है। सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार आर्थिक अपराधों पर सख्त कार्रवाई कर रही है ताकि जनता का विश्वास बना रहे। ईडी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक और अहम कदम है और भविष्य में भी ऐसी जांचें जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।